सो वेलकम बैक टू द रियलिटी रेडियो। आज हम वापस लौटे हैं फिर से एक और नए अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ अमेजिंग स्टोरीज एंड मिस्ट्रीज। सो शुरुआत करते हैं पहले तुम्हारी कहानी से। हाँ, एक बहुत ही मतलब खतरनाक स्टोरी जिसे कहेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है। उसकी मेन नींव यही है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये एक विसल ब्लोअर है, जो एक बंदा था जिसके साथ हकीकत में ऐसा हुआ है, और जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको छुपा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये स्टोरी है ना, तो इसको ध्यान से सुनना भाई। ठीक है। तो बात है 1979 की। ठीक है, जब यूएस गवर्नमेंट न्यू मैक्सिको के डुल्सी में एक अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट चल रहा था उनका। ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट के जो मेन जो इंजीनियर थे, उनका नाम था फिल स्नाइडर। ओके। तो वैसे उनका नाम फिलिप स्नाइडर भी कहते हैं उसको लोग। ठीक है। तो फिल स्नाइडर एक जियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट थे, जो ऐसा मान ले कि जो एक्सपर्ट होते हैं बिल्डिंग्स वगैरह, केव्स वगैरह, उन चीज़ों को खोदने में। ऐसा कि जो बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे टनल्स बनानी है, अंडरग्राउंड पूरा डिजाइन है ना, क्रिएट करने हैं, ताकि वो मतलब एक तरीके से इंजीनियर थे वो। जो वहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए हेल्प कर रहे थे, अपनी सर्विसेज को दे रहे थे। हेल्प कर रहे थे, या तू ऐसा भी कह सकता, वो यूएस गवर्नमेंट के ही आदमी थे। हाँ, मतलब यूएस गवर्नमेंट ने उनको हायर करा होगा वहाँ पे अंडरग्राउंड पूरा बेस कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसका पूरा कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो वो इंजीनियर थे जिनकी स्पेशलाइजेशन थी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स को बनाने की। तो जो वो सर्विसेज वहाँ पे दे रहे थे। और उनके पास था लेवल 1 सिक्योरिटी का कार्ड, यानी कि उनके पास एक्सेस था हर जगह जाने का, कोई उनको रोक नहीं सकता था। ओके। ठीक है। तो इनका जो काम चल रहा था, वो काम चल रहा था ज़मीन के 3 से 4 माइल्स नीचे। ठीक है। मतलब वो इतनी सुरंग खोद चुके थे। 3 to 4 माइल्स का मतलब होगा 8 किलोमीटर, 7.5 से 8 किलोमीटर अंदर। ठीक है। इतना वो खोद चुके थे। ठीक है। और भी वो अंदर ड्रिल करके जा रहे थे। तो एक पॉइंट ऐसा आया जब उनकी मशीन्स ने काम करना बंद कर दिया। कि मतलब वो मशीन्स को घुमा, आगे जो ड्रिल मशीन रहती है वो घूम रही है, लेकिन ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा कि आगे कुछ सॉलिड चीज़ है। ठीक है ना। मतलब अब सपोज कर कि ये एक लेवल है ना, ड्रिल मशीन आई, पता चल रहा है कि हाँ एक सॉलिड चीज़ है, उसको ड्रिल करते हुए जा रही है, और यहाँ पर जा कर के वो अटक गई। नीचे कुछ नहीं है, खाली है, पता चल रहा है घूम रही है लेकिन कुछ है नहीं। तो वो अपनी मशीन्स को थोड़ा पीछे करते हैं, और जब देखते हैं ना तो उन्हें दिखता है कि एक नीचे बहुत ही बड़ा, मतलब एक केव है, बहुत बड़ी जिसे कहेंगे। ठीक है। पूरा अंडरग्राउंड में भाई फैला हुआ है वो पूरा, और वो सिर्फ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो सिर्फ इतने से होल से झांक रहे हैं नीचे। ठीक है। तो वो अच्छा, मतलब कि जब उन्होंने उस मशीन को पीछे हटाया और जब आगे जाके देखा कि क्या है, तो उन्होंने देखा कि अंदर, या मतलब जमीन के नीचे की साइड, वो मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखा उन्होंने, नीचे की तरफ देखा उन्होंने, और अंदर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा फैला हुआ केव सिस्टम है, पूरा स्ट्रक्चर है अंदर, और वो इतना बड़ा है कि जिस होल से वो झांक के देख रहे थे उनको ऐसा लग रहा था कि वो होल बहुत छोटा, मतलब उसके सामने बहुत छोटा है। उस पूरी अंदर जो केव सिस्टम के हिसाब से, मतलब ये मान के चलो कि वो 6-7 इंच के किसी होल से झांक के देख रहे हैं अंदर। लेकिन वो किसी ह्यूमन के निकलने बढ़ने के लिए बहुत सफिशिएंट है, उसमें 4-5 आदमी निकल जाएंगे उसमें, आ सकते हैं आराम से। लेकिन अंदर की चौड़ाई इतनी ज्यादा थी उस केव की, ऐसा लग रहा था कि छोटा सा होल उन्होंने। ओके। तो ऐसा था। तो उसके बाद फिर जब क्या नाम है, अब मशीन को पीछे हटाते हैं, उसके बाद अपनी रोप्स वगैरह लेकर के आते हैं और नीचे डालते हैं। तो उनके साथ 2-3 लोग उतरते हैं, उनमें फिलिप भी थे। ठीक है। वो नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि पूरी गुफा में मतलब अंधेरा छाया हुआ है। बस जो उनके पास जो लाइट्स हैं, इमरजेंसी लाइट्स वगैरह जो होती हैं, बस उसी की रोशनी है, वो भी ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही है, कुछ दूर है। तो उनके पास वो होते हैं, फ्लेयर्स होते हैं। ठीक है। वो फ्लेयर्स को जला के इधर उधर फेंकना स्टार्ट करते हैं। तो एक फ्लेयर को वो सामने की साइड में फेंकते हैं। तो जैसे ही वो फेंकते हैं ना, तो उसमें से धुआं निकलता है और लाइट भी जलती है। तो वो देखते हैं कि उसी में एक फिगर है भाई, ब्लैक एकदम टॉल फिगर। ठीक है। वो दिखाई दे रही है धुएं के बीच से।
तो वो देखते हैं कि वो जो है वो जितनी भी रोशनी पड़ रही थी उसमें उनको वो लगा कि कोई स्नेक टाइप कोई क्रिएचर है 7-8 फीट लंबा, और वो उनकी तरफ ही देख रहा है। ठीक है, अब वो सोच रहे कि इनसे जाके कनेक्ट करेंगे हम लोग। तो वो जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो वो अचानक से सामने से हमला कर देते हैं। और हमले भी वो ऐसे करते हैं, वो बताते हैं फिलिप की उनकी चेस्ट पे और उनके हाथ पे कुछ ऐसा एक प्लाज्मा टाइप का कुछ था, ग्रीन कलर की लाइट निकली उसमें से। ठीक है, तो उन्होंने उससे फायर करा और वो सीधा फायर फिलिप के चेस्ट में आगे लगा, जिससे उनकी बॉडी पूरी बर्न हो गई। ओह शिट। ठीक है, पूरे जल गया। उसके बाद उन वहाँ पर जो भाई और भी उनके साथ थे, मतलब वहाँ पर जो क्रिएचर था ना उसके साथ और भी बंदे थे वहाँ पर। अच्छा, मतलब पूरी आर्मी टाइप थी वहाँ। उन्होंने वहाँ पर मतलब बहुत ही तगड़ी लड़ाई चली। यूएस गवर्नमेंट के सोल्जर्स को गोली चलाने का भी मौका नहीं मिला, उन्होंने 66 लोगों को मार दिया वहाँ पर। शिट। और सबकी कंडीशन सेम थी, बस फिलिप बच गए थोड़ा सा, क्योंकि उनके साथ के जो सोल्जर्स थे उन्होंने डिफेंड करने के बजाय भागना ही सही समझा। जब चांस ही नहीं है वहाँ पे, और उनकी जो मतलब जो भी वेपन से वो फायर कर रहे हैं वो लगते ही जल जा रहे हैं इंसान सीधा भाई। तो और वो बताते हैं कि भाई उन्होंने सीधा कुछ गोली नहीं थी, वो प्लाज्मा था वो उन्होंने जो फेंका उनके कुछ मतलब एनर्जी वेपन था कुछ। ठीक है, तो वो वहाँ से भागने में थोड़ा सफल हो गए, लेकिन उनके 66 जो सोल्जर्स थे वो मारे गए, जिनका आज तो कोई पता ही नहीं, वो वहीं थे। वो उनकी बॉडीज भी नहीं लेके आए वो। ठीक है, वो वहाँ से भाग कर आए। उसके बाद जब उन्होंने सारी चीज़ें गवर्नमेंट को बताई तो गवर्नमेंट ने उनकी जितनी भी वो थी, देख जैसे हाँ, तो गवर्नमेंट ने उस पूरे इंसिडेंट को कवर अप कर दिया। कुछ ना ये बोलकर कि जो टनल जो खुदी दी थी वहाँ पर जो है एक गैस वो थी वहाँ पर बंद थी, वो गैस एकदम से फट गई और जो भी इस वजह से बर्न मार्क्स हुए हैं और कई लोग वहीं नीचे जल के मर गए। ओके। तो अब ये कवर अप जब हुआ तो भाई जो फिलिप के साथ हुआ वहाँ पर उसको वो अच्छा नहीं लगा कि भाई मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और गवर्नमेंट ऐसे रिएक्ट कर दिया है, कोई स्पेशल कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। तो उसने 1995 में खुद ही वो सामने आया, फिर उसने क्या नाम है सेमिनार्स किए, सब कुछ किया, मतलब लोगों को बताया उसने। तो अगर व्यूअर्स हमारे अगर सर्च करेंगे फिल स्नाइडर के नाम से या फिलिप स्नाइडर के नाम से, तो वहाँ वो उस बंदे की इमेजेस मिलेगी जो वो अपने इंजरीज जो उसको हुई है, इंजरीज में उसकी 3 उंगलियां उड़ गई, पूरे बर्न के मार्क्स हैं उसके, पूरे फोटोज वगैरह वो सब उसने डाल रखे थे इंटरनेट पे कि ये सब मेरे साथ हुआ था। और उसके बाद जब उसने पब्लिकली ये सब कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया ना, तो उसने एक अपना बयान दिया था कि अगर मैं कभी सुसाइड कर लूँ तो ये मत समझना कि मैंने सुसाइड किया, मुझे मारा गया है। और उसके कुछ टाइम बाद ही मतलब कि वो अपने फ्लैट में सुसाइड करके मारा गया, पाया गया कि मतलब सुसाइड किया हुआ है। उसके गले में एक ट्यूब लगी हुई थी और उसकी बॉडी अपने कमरे में लटकी मिली। इनसेन। मतलब कई सारे सिनेरियोज में ऐसा देखा गया, ऐसा हुआ है कि इस तरह के लोग बाहर निकल कर आए हैं, उन्होंने अपनी बातें कही हैं और वो यही कहते हैं कि अगर हम किसी दिन मरे हुए मिलें तो आपको पता होना चाहिए कि हमने सुसाइड नहीं किया है। वो साफ बोलते हैं भाई। अभी रिसेंटली भी तो कितने 10 या 11 जो कुछ उसमें साइंटिस्ट थे और रिसर्चर्स थे, और उसमें कुछ ऐसे रिसर्चर्स थे जो यूएफओज और एलियंस और एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करना, रिसर्च करना। और उसमें एक साइंटिस्ट थी फीमेल जो एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रही थी, बहुत टाइम से काम कर रही थी। तो उसके साथ भी यही हुआ। तो उसने भी अपने जो लास्ट डे जिस दिन उसकी बॉडी मिली उससे 1 या 1.5 महीना पहले उसने बोल दिया था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो सकता है, और लोगों ने मुझे बहुत पहले वार्निंग दी थी। तो उसका यही डिसीजन था कि अगर मेरा सर बाहर की तरफ रहेगा, इफ़ माई हेड इज़ outwards, then if someone will try to cut my head then people will notice। क्योंकि अगर मैं चुपचाप बैठ के यही काम करती रहूँगी और मुझे कोई साइलेंस कर देगा आके तो किसी को पता नहीं चलने वाला।
एटलीस्ट अगर मैं ये पब्लिक में आके ये चीज़ें बोल के बता के काम कर रही हूँ और कल के दिन कोई मुझे गायब करने की, एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा तो लोगों को पता चलेगा और लोग इस बारे में बातें करेंगे। ये नहीं होगा कि हाँ वो ताकतें जो दबाना चाहती हैं इन चीज़ों को, लोगों से दूर रखना चाहती है, और वो लोग जो इन चीज़ों पे काम करना चाहते हैं उनको दबाना चाहती है, तो वो सीक्रेसी में ना हो। क्योंकि आज तक तो, और इंटरनेट के ज़माने से पहले ऐसे ही होता था कि कोई भी किसी भी चीज़ को लेके विसल ब्लोअर्स जो थे वो बाहर निकलते थे तो उनको दबा दिया जाता था और आम पब्लिक को पता भी नहीं चलता था। तो इस वजह से वो जो फीमेल साइंटिस्ट थी उसने पूरा वीडियो बना के कॉन्फ्रेंसेस में जा के अपने आप को लोगों के सामने रखा था। कल के दिन अगर मैं गायब हो भी जाऊंगी तो एटलीस्ट यू ऑल पीपल विल नो कि मेरे साथ कुछ गलत किया गया है। तो ये जो मैंने कहानी सुनाई, इस पूरे इंसिडेंट को कहते हैं द डुल्सी बेस अंडरग्राउंड फायर फाइट। अंडरग्राउंड फायर फाइट। तो अगर किसी को और जानना है इसके बारे में तो वो ये डाल के सर्च कर सकता है, डुल्सी यानी कि DULCE, डुल्सी बेस। यार अब जैसे ये पूरी जो तूने बताई कहानी और ये पूरा इंसिडेंट जो बताया फिल श्नाइडर के बारे में, तो अब इसको देख के सोच के अगर दिमाग में मेरे को ऐसा इमेजिन हो रहा है कि जैसे तूने बताया कि वो जो स्नेक लाइक क्रीचर्स थे, हाफ स्नेक और हाफ ह्यूमन टाइप, मतलब ह्यूमैनिटी मानेंगे क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़े थे। वो अच्छा पैरों पे खड़े थे बट उनकी बॉडी पे स्नेक्स की तरह पूरा टेक्सचर था। कोई भी देख के गया कि ये सर्प मानव है। हाँ ठीक है। तो अगर ऐसे रेप्टिलियन क्रीचर्स या कहें कि ह्यूमनॉइड सरपेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, या इस कहानी के हिसाब से ऐसा हुआ था कि ऐसे सरपेंट लाइक बीइंग्स ने फिल श्नाइडर और उनके साथी जो लोग थे उनके ऊपर इतना बड़ा हमला करा और वहाँ पे काइंड ऑफ आपस में कहें ना कि एक वॉर लाइक टसल हुआ दो कहें सिविलाइजेशंस के कुछ लोगों के बीच में। तो अब सोचने वाली बात यह है कि यार दुनिया की हिस्ट्री की अलग अलग जगह में, ठीक है, दुनिया की हिस्ट्री में हर अलग अलग सिविलाइजेशन के अंदर सर्पेंट लाइक बीइंग्स की बातें हुई हैं, उनकी प्रेजेंस की, उनके साथ इंटरेक्शन की। कहीं वो गॉड्स हैं, कहीं वो डीमंस की तरह देखे जाते हैं, ठीक है, कहीं वो डिक्टेटर हैं, सर्पेंट लाइक डिवाइन बीइंग्स की तरह देखे जाते हैं, कहीं वो प्रोटेक्टर्स की तरह देखे जाते हैं। तो ये कहानियाँ मौजूद हैं, ठीक है। और अगर हम अपनी जो स्क्रिप्चर्स में लिखी स्टोरीज़ हैं उनके हिसाब से लेके चले, तो जैसे कि जिस वेपन्स के थ्रू उन्होंने, उन सर्पेंट लाइक बीइंग्स ने फिल श्नाइडर और उसके जो साथी लोग थे और US आर्मी के जो लोग थे उनके ऊपर हमला करा, तो वो क्या थे, एनर्जी वेपन्स थे। कोई गोलियां बंदूक वगैरह यूज़ नहीं कर रहे थे। तो क्या उन सर्पेंट बीइंग्स के पास मतलब कुछ ऐसी, वही कहते हैं ना कि एनर्जी टाइप ऑफ चीज़ थी कि वो किसी तरीके से कुछ उनके पास वेपन था। जैसे अर्जुन के पास धनुष था, गांडीव, उस धनुष से कभी कोई तीर ख़त्म नहीं हो सकते थे, ठीक है। और आई थिंक भगवान विष्णु का धनुष था वो गांडीव जो था, और उसके तीर कभी ख़त्म नहीं हो सकते। तो तीर ख़त्म होने ना होने का मतलब क्या है कि कोई उस धनुष को चलाते हुए तीर अपने आप प्रकट हो रहा है, ठीक है। जैसे कल की मूवी का तूने सीन देखा है जब अर्जुन कर्ण के ऊपर तीर छोड़ता तो वो क्या, वो एनर्जी लाइक पूरा तीर बनकर निकलता है, उस पर पूरी क्या कहते हैं वाइब्रेटिंग एनर्जी होती है और उसमें वो छोड़ते हैं तो वो टकराते हैं आपस में। तो क्या पता तीर वगैरह सब ऐसे ही यूज़ होते होंगे, और पर लेकिन हमको बताने समझाने के लिए तीर धनुष कहा गया उस चीज़ को, कि कोई एक ऐसी एनर्जी थी कि एंडलेस एनर्जी, जिसे एंडलेस एनर्जी,
है ना, कि आप उसको एज एन वेपन भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जैसे आज के टाइम पे लेज़र एनर्जीज हैं। अब आज के टाइम पे तू जो लेज़र शूटर्स हैं उनको अगर हम देखें तो अगर उसको एक ऐसे वेपन में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए कि बंदा पकड़े और सीधा शूट करे तो बीम ऑफ एनर्जी निकलेगी, ठीक है। वो बीम ऑफ एनर्जी को हम एक एरो की तरह या तीर की तरह इमेजिन कर सकते हैं कि एक बीम ऑफ एनर्जी गई है, तीर गया है, ऊर्जा का तीर एक, और जाके लगा है दुश्मन को। अब वो जो बीम ऑफ एनर्जी है वो जाएगी तो एकदम जला देगी, आर पार हो जाएगी, मतलब बर्न कर देगी इंसान को, ठीक है। तो मे बी हो सकता है कि उनके पास ऐसे कुछ एनर्जी वेपन्स हो, ठीक है, और जिनके अंदर से निकलने वाली एनर्जी से वो जल गए हों। और मतलब मैं तो जब उसने मतलब उसकी मौत से पहले, फिलिप स्नाइडर की मौत से पहले जो उसने ब्यौरा दिया उस चीज़ का कि जब वो गुफा में गए थे तो वहाँ पर उनको एक सुगंध आ रही थी, मतलब सुगंध नहीं थी वो, बहुत ही ऐसा कहेंगे कि कोई मांस सड़ रहा है, गल रहा है, इस टाइप की। और वो चारों हर तरफ ना स्केली स्किन टाइप्स पड़ी हुई थी वहाँ पर, सांप की केचुलियाँ जो होती हैं, ऐसी कि होता है ना कि भाई किसी से कोई सांप केंचली छोड़ देता है। और वो स्किनी, वो भी उसने बताया कि भाई वो भी ऐसी बड़ी बड़ी थी ना कि मतलब ऐसे छोटा मोटा नहीं, जैसे हमारी स्किन कभी चोट लग जाती है स्किन हट जाती है, ऐसी नहीं थी वो सांप की केंचली टाइप की थी वो। अब वो उस गुफा का एनवायरनमेंट बहुत ही गंदा था, उसने बताया कि पूरा डार्क था। इसका मतलब वो जो भी थे वहाँ पर वो अंधेरे में देख सकते थे, क्योंकि सांप जो है, ठीक है, एक तो वो ज़मीन के नीचे रहते हैं बिल बना के, ठीक है, और उनको जो एनवायरनमेंट भी पसंद है थोड़ा सा गर्म टाइप का एनवायरनमेंट पसंद है, ठीक है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो, गर्मी सी हो थोड़ी सी। तो ऐसे क्योंकि कोल्ड ब्लडेड क्रीचर्स होते हैं, अगर वो ठंडी जगह में रहेंगे तो जम के मर जाएंगे, वो उनका खून ही जम जाएगा उनके शरीर के अंदर। तो वो कोल्ड ब्लडेड क्रीचर्स होते हैं। दूसरा, सांपों को देखने के लिए ना आंखें भी नहीं चाहिए होती, आंखें उनकी होती हैं, बट अगर उनकी आंखें हम बंद भी कर देना किसी तरीके से, तब भी वो अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से महसूस कर सकते हैं। क्योंकि पहली बात, सांप के ना कान नहीं होते हैं, लेकिन तब भी वो महसूस कर लेता है कि कोई चल के आ रहा है। अगर कोई सांप को भगाने के लिए डंडा मार रहा है ज़मीन पे तो वो अपने भागने की स्पीड तेज कर लेता है, क्योंकि उसको खतरे का एहसास हो रहा है। क्योंकि स्नेक्स के अंदर अपने आसपास के एनवायरनमेंट में मौजूद हर एक चीज़ की वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को फील करने की और मैं कहूँ मेजर करने की बहुत खतरनाक क्या कहूँ कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसेस होती हैं, कैपेबिलिटीज़ होती हैं। उनकी सेंसेस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना कि वो आंखें बंद, अगर उनकी आंखें बंद होती हैं, अगर कोई सांप अंधा पैदा हो बचपन से, तब भी वो अपने जीवन में भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका शिकार कहाँ है। क्योंकि वो जिस चीज़ पे उसको अटैक करके खाना है, अगर वो आसपास चीज़ मौजूद है ना, वो उसकी फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस के थ्रू महसूस कर लेगा कि हाँ, इस चीज़ को मैं अटैक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, या इस चीज़ से मुझे डर के भागना चाहिए। तो ये एक रीज़न है कि हाँ, अगर फिल स्नाइडर के साथ जैसा वो बता रहे कि हाँ बिल्कुल गुप्त अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था, और वो बीइंग्स उनके ऊपर हमला कर रहे थे उसके बावजूद भी, तो ये हो सकता है कि हाँ, अगर वो सर्पेंट लाइक बीइंग्स हैं तो क्या पता उनके पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ हो जो वो अंधेरे में हर चीज़ देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। उसने बताया कि भाई वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाईली एडवांस्ड लग रहे थे वो देखने में ही। तो मैं भी पता नहीं क्या चल रहा है ज़मीन के नीचे। और जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, इतनी सारी कहानियां हैं, उन सब में ये बताया गया है कि जो जितने भी नागाज हैं, सर्प हैं, वो पाताल में रहते हैं, क्योंकि सर्प लोग पाताल में बताया गया है। तो ऐसे ही मुझे भी ना टॉपिक्स ढूंढते टाइम क्यूरियोसिटी हुई
कि यार ये जो नागों की पूरी कहानी है ना, मतलब ये शुरू कहाँ से होती है, पूरी दुनिया में ऐसी कहाँ कहाँ चीज़ें मौजूद है जहाँ पे मतलब इन नागास का, इन नागों के बारे में मतलब जानने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो मैं यही ढूंढने लगा कि इस दुनिया का सबसे पुराना जो नाग टेम्पल है वो कहाँ है। वो मैंने तो तब मेरे को ढूंढते हुए पता चला कि मन्नरासला, अगर मैं गलत नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। तो उसकी स्पेलिंग है MANNARASALA, मन्नरासला श्री नागराजा टेम्पल। ठीक है। अगर तू इसके आगे ये डालेगा ना, मन्नरासला श्री नागराजा टेम्पल स्नेक डीटीज आइडल, स्नेक DTs DEITIES आइडल्स IDOLS। ठीक है। अब तू ऐसे इसको स्क्रॉल डाउन कर, ये जो मूर्ति है, अरे वाह, ठीक है, उस पूरे टेम्पल एरिया में, जितने एरिया में वो टेम्पल बना हुआ है, वहां पे 30,000 के आसपास स्नेक्स की, सर्पों की मूर्तियां हैं, ऐसे पत्थर में तराशी हुई, जो मतलब बहुत प्राचीन काल में जो बनी होंगी। ऐसे ही है सारी, मतलब इस तरह से जैसे किसी में हाँ, खाली सर्प बना हुआ है। लेकिन जब मैंने ये इमेज देखी तो वो जो क्यूरियोसिटी है ना वो और बढ़ गई कि हम इस साफ साफ देख सकते हैं इस मूर्ति के अंदर कि एक कोई जो टिपिकल जो देवता टाइप ऑफ इमेजरी होती है कि सर पे एक काइंड ऑफ मुकुट है, लंबे बाल हैं। ठीक है। नीचे स्क्रॉल कहाँ कर रहा है तो देख रहा हूँ और कोई नहीं ये है। अब देख, जैसे इसमें क्या टिपिकल देवता जैसे दिखाए जाते हैं, देव दिखाए जाते हैं, तो वैसी एक इमेजरी है कि लंबे बाल हैं, सर पे मुकुट है, ठीक है, और पूरी जो ज्वेलरीज वगैरह हैं वो पहनी हुई है, और नीचे का जो पूरा स्ट्रक्चर है, वेस्ट के नीचे का जो पूरा स्ट्रक्चर है, टोटली स्नेक, एक पूरा सांप का स्ट्रक्चर है, पूरा नाग का बॉडी पार्ट है। ठीक है। तो अबव वेस्ट एक ह्यूमन, ठीक है, और बिलो वेस्ट एक स्नेक, एक सांप, एक सर्प। ठीक है। अब यहीं से क्यूरियोसिटी जागी मेरी कि यार क्या इस टाइप के बीइंग्स सच में एग्जिस्ट करते थे, कि प्राचीन समय में किन्हीं लोगों ने, किन्हीं कहते हैं ना स्कल्पचरर्स ने ऐसे छोटे छोटे आइडल्स बनाए। उनके दिमाग में वो इमेजिनेशन कहाँ से आई होगी कि एक आधा इंसान और आधा हम क्या कहते हैं नाग बनाते हैं और डाउन द वेस्ट। हाँ, मतलब वही है कहने वाली बात कि उनको आइडिया कहाँ से मिला ये वाला, कि मतलब है ना। और इतनी डिटेल्ड इमेजरी की पूरी ज्वेलरी वगैरह सब पहनी हुई है कि जैसे एक डिवाइन बीइंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से कि ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई नॉर्मल बीइंग है, ये बिल्कुल जो गोल्ड ज्वेलरी है उसकी बॉडी पे मूर्ति के अंदर जो बनाई गई है। ठीक है। उस जहाँ से उसका वो स्नेक वाला वेस्ट शुरू हो रहा है, उस वेस्ट के ऊपर भी देख रहा क्या ज्वेलरी वगैरह डाली गई है प्रॉपर। हाँ, यहाँ तक कि जो फिल स्नाइडर ने जो अपनी किताब जो लिखी थी, तेरे को दिखाया था मैंने, अबव मैजेस्टिक, उसमें भी देखियो, इसमें जो है अबव मैजेस्टिक में इसका कवर पेज देख, ऐसे ही है बिल्कुल, वही मुकुट। हाँ, मुकुट है उसी टाइप का, गोल्ड का मुकुट है, गोल्ड के ही एलिमेंट्स और ज्वेलरी टाइप ऑफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी पे है ना। तो मतलब यार वही वाली बात है कि जो मैं मूर्ति दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो केरला के मन्नरासला श्री नागाराजा मंदिर में है,
ठीक है। और जो फिल स्नाइडर ने जो क्रीचर, जो बीइंग देखा और उसने अपनी अबव मैजेस्टिक बुक के कवर पे उस बीइंग को छापा है, तो वो और ये मिल रहे हैं आपस में, ठीक है। बट काफ़ी सिमिलैरिटीज है, वही मुकुट है, उसी तरीके से ह्यूमन फेस नहीं है यहाँ पे, फेस ह्यूमन है, वहाँ ह्यूमनॉइड फेस है, हाफ सर्पेंट और हाफ ह्यूमन फेस है, मतलब कि एक ह्यूमन के ऊपर जैसे सांप की स्किन आ गई हो इस तरीके से फेस है, उसकी आंखें बिल्कुल रेप्टिलियन आईज है उसकी, ठीक है। बट यहाँ पे एकदम ह्यूमन सौम्यता दिख रही है, एकदम सॉफ्टनेस दिख रही है एकदम। ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये मतलब कोई डीमन टाइप ऑफ बीइंग है, नहीं, यहाँ तो बहुत ही सिंपल एक काइंड हार्टेड कोई डिवाइन बीइंग है, ठीक है, इस तरीके से। और बिल्कुल नीचे जो टेल है वो एक जैसे वो सांप कुंडली मारता है ना, फोल्ड मार, बिल्कुल उस तरीके से वो टेल बनाई गई है। हाँ, ये काइंड ऑफ एक स्टैंडिंग पोजीशन है, हाँ, कि खड़े ऐसे हैं, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन है ना, स्टैंडिंग पोजीशन में। अब फिर मुझे इस टेम्पल की स्टोरी के बारे में पता चला। जो इस टेम्पल की स्टोरी क्या थी बेसिकली, कि यहाँ पे जो ये टेम्पल था, ये प्राचीन समय में जो ये टेम्पल की ज़मीन थी ये समुद्र के अंदर थी। तो जब यहाँ पे परशुराम जी आते हैं तो अपना फरसा फेंकते हैं समुद्र में, और तब समुद्र से ये ज़मीन बाहर आती है, और बेसिकली समुद्र जो होता है वो इस जगह को छोड़ देता है और ये ज़मीन वहाँ रह जाती है। अब इस ज़मीन पे वो लोग क्या करते हैं, परशुराम जी क्या करते हैं, महादेव भगवान की तपस्या करते हैं, ठीक है। महादेव भगवान की जब तपस्या करते हैं, वो महादेव प्रकट होते हैं, तो वो कहते हैं कि महादेव ये जो ज़मीन जो है ये बिल्कुल बंजर है, क्योंकि समुद्र की ज़मीन थी, उस जो ज़मीन की जो मिट्टी थी ना उसमें नमक बहुत ज़्यादा था, इसलिए कुछ उग नहीं सकता था वहाँ पे, खारा पानी रहा है ना वहाँ पे काफ़ी टाइम से। हाँ, तो कुछ नहीं उग सकता था वहाँ पे। तो परशुराम जी महादेव से बोलते हैं कि प्रभु यहाँ कुछ उग नहीं सकता, मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक मंदिर बने, जिसके लिए हमें यहाँ अनाज वगैरह चाहिए होगी, लोग यहाँ रहेंगे। तो महादेव बोलते हैं, भगवान शंकर परशुराम जी से कि भाई देखो, मैं तुम्हारी जो भक्ति है उससे बहुत प्रसन्न हुआ, तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हुआ, तुम्हारी इस काम में मदद जो है वो नागराज कर सकते हैं, तो तुम नागराज का ध्यान करो। वो नागराज का ध्यान करते हैं, फिर नागराज उनसे आके मिलते हैं। फिर क्या होता है कि इस ज़मीन को उपजाऊ करने के लिए जो भी करते हैं नागराज, वो होता है आगे, फिर यहाँ पे टेम्पल बनाया जाता है, फिर जो भी पंडित पुजारी यहाँ पे रहने लगते हैं। तो बेसिकली ये जो ज़मीन है और ये टेम्पल बनाया हुआ है, कहते हैं परशुराम जी के द्वारा टेम्पल और ये ज़मीन बनाई गई है यहाँ पे, और उन्होंने नागराज का ध्यान करा था, तो इसलिए ये श्री नागराज टेम्पल के नाम से ये जाना जाता है मंदिर। और ये पे 30,000 के आसपास स्नेक आइडल्स, सांपों की मूर्तियां, सर्प मूर्तियां, नागों की मूर्तियां रखी हुई है। तो अब एक कल्चर जो दुनिया का सबसे पुराना कल्चर और पुरानी सिविलाइजेशन है, और वो सर्प और नागों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? मेरे दिमाग में ये क्यूरियोसिटी, ये सवाल बार बार आने लगा कि ये क्यों हो सकता है। अब जैसे मैंने ये वाली इमेज भी देखी थी, अब तुझे क्या फील हो रहा है इस इमेज को देख के? ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये इमेज जो है, ये जो सांप आपस में ऐसे लिपटे हुए हैं, ये मुझे सीधी सीधी मतलब इतनी साधारण तो नहीं लगती। इसका जो मीनिंग है, अब बेसिकली ये डीएनए के डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर को दिखाता है बेसिकली। हाँ, ये तो ये कहना चाह रहा है। हाँ, ठीक है। बट अब इसमें भी एक बात है, बात ये है इसमें कि डीएनए के डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर्स में ना जो स्नेक इंटरट्वाइंड हो रखे हैं ये तो है, लेकिन उसके बीच में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो डीएनए आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसमें वो नहीं दिखती। तो मेरे भी दिमाग में आया कि यार ठीक है, अगर मैं इन सांपों को डबल हीलिक्स का भी रिप्रेजेंटेशन मानूं, लेकिन ये तो इनकम्प्लीट है विदाउट दोज हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, क्योंकि डीएनए के डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर में तो वो खाली
हाँ मैं समझ गया, वो स्नेक्स नहीं है ना जो आपस में इंटरट्वाइंड हो रहे हैं, वो तो पूरी मतलब कि सीढ़ीदार एकदम ऐसा कनेक्टेड है, जो बीच में लैडर्स है जिससे वो 2 डीएनए स्ट्रैंड्स कनेक्टेड हैं, वो तो होना चाहिए। फिर जब मैं ढूंढते ढूंढते और ढूंढ रहा था तो मेरे को पता चला कि एक अरुणाचला माउंटेन है जहाँ पे एक प्राचीन श्राइन है, यहाँ डाल प्रिमिटिव नागा श्राइन, अरुणाचला माउंटेन। ठीक है, अब इमेजेस पे जाओ, यहाँ पे यही मूर्ति खोलो अब जो ये पत्थर पे बनाई गई है। अब इस मूर्ति में मेरे को वो चीज दिख रही है बीच में जो बाकी जगह मिसिंग दिखती थी, ये लाइंस। मतलब ये लिटरल वही डीएनए का डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर है। हाँ मतलब अगर तुम एक बार को ये भूल जाओ ना कि ये नागों की वो है, हाँ अगर मैं किसी को दिखाऊं ये कि यार तुझे इस इमेज में क्या दिखाई देता है, अगर मैं ये तो तूने मेरे को बताया, अगर मैं ऐसे रैंडमली देखता ना तो मैं वही कहता कि एक पैटर्न बना हुआ है डीएनए वाला। हाँ ये तो डीएनए का स्कल्पचर बना रखा है किसी ने और उसको बताया जाए कि नहीं ये प्राचीन नागों की आकृति बनाई गई है या एक मूर्ति बनाई गई है एक पत्थर के अंदर जिसमें 2 नागों का रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अब इसको क्या माना जाए कि इसके अंदर वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स भी हैं और वो सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस भी है, वो लैडर्स भी हैं पूरे जो कनेक्ट करते हैं 2 डीएनए स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से। तो मेरी जो खोज थी ना वो कि क्या ये सच में डीएनए को ही रिप्रेजेंट करते हैं जैसा कई जगह दिखाया गया है। तो वो मेरी खोज इस पे आके रुक गई कि हाँ ये है, क्योंकि इसमें वो चीज़ मेरे को मिल गई, कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाता है ये डीएनए का। ठीक है, अब मुझे को लग रहा है यही एक ऐसी श्राइन है जिसमें ये चीज़ दिख रही है। यहाँ तो मेरे को मिली, ये बहुत प्राचीन है। यहाँ पे क्या है ना, अरुणाचला माउंटेन्स के अंदर क्या है कि ये कोई टेम्पल नहीं है, बेसिकली एक छोटी सी गुफा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जिसके पास ये ऐसी 6-7 छोटी छोटी मूर्तियां हैं और एक ये बड़ी मूर्ति है। ठीक है, जो बनाई गई है पत्थर के अंदर उकेर के जो बनाई गई है। तो अब यहाँ आके ना मेरी फैसिनेशन और बढ़ी, तो फिर मेरे को एक कहानी मिलती है जो काफ़ी लोगों को पता भी होगी, गरुड़ और सर्पों के बारे में, नागों के बारे में। तो जो कहानी थी दिति और कद्रू की, तो नाग जो थे वो कद्रू के बच्चे थे सारे। ठीक है, और जो गरुड़ थे वो दिति के बच्चे थे। तो होता गया है कि जो नाग जो होते हैं वो दिति को कब्जे में ले लेते हैं। ठीक है, और जब गरुड़ होते हैं, गरुड़ जो है वो आते हैं नागों से बात करने के लिए, तब नाग उनसे कहते हैं सारे, क्योंकि वो दोनों भाई हैं आपस में। ठीक है, मौसेरे भाई हैं बेसिकली। ठीक है, क्योंकि दोनों की मदर्स एक दूसरे की रियल सिस्टर्स हैं, सगी बहनें हैं। तो नाग कंडीशन रखते हैं गरुड़ के सामने कि हम एक शर्त पे दिति को छोड़ सकते हैं, वो है कि अगर तुम हमें अमृत ला के दे दो। और अमृत लेने के लिए कहाँ जाते हैं वो? चंद्रलोक जाते हैं कि विष्णु लोक जाते हैं? देखते, अच्छा कंफर्म कर, क्या देखता हूँ मैं। अमृत और जीव के, अच्छा विनता नाम है यार, दिति मैंने गलत बोल दिया, कद्रू और विनता नाम है। सॉरी गाइस, गलती हो गई मेरे से, आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ हियर। कद्रू और विनता नाम है। तो विनता को पकड़ लेते ये हैं, देवताओं के लोक के बारे में अमृत। हाँ ठीक है, इंद्र लोग जाके लाके देते हैं वो। ठीक है, अमृत लाके देते हैं। शायद पता नहीं विष्णु का
वहाँ पे वो था कि वो विष्णु जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अमृत चाहिए क्योंकि मुझे अपनी माता को क्या कहते हैं नागों से छुड़ाना है। तो तब वो कहते हैं कि आप मेरे को अगर 1 लोटा अमृत दे देंगे तो मैं आपकी मतलब क्या होता है कि मैं आपके चरणों में रहूँगा, आपके काम आऊँगा वो। तो तब से होता है कि हाँ जो विष्णु जी के वाहन है वो गरुड़ बन जाते हैं। तो जब वो जाते हैं और नागों को सामने अमृत रख देते हैं, इतने में इंद्रदेव आ जाते हैं। इंद्रदेव उस लोटे को छीन लेते हैं, पर क्या होता है कुछ अमृत की बूंदें ज़मीन पे गिर जाती हैं घास पे, ठीक है। और जो नाग होते हैं वो उन अमृत की बूंदों को चाटने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालते हैं और उसको चाट के अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो तब उन घास की जो धार है, ब्लेड्स ऑफ ग्रास है, उससे उनकी जो जीभ होती है कट जाती है बीच में। तब से सांपों की जीभ के 2 हिस्से दिखाई देते हैं, ठीक है। अब अमृत को बोलते हैं एलिक्सिर ऑफ लाइफ, ठीक है, जीवन देने वाली चीज। और इंसान का जीवन किससे बनता है? इंसान का जीवन, लाइफ का जो कोर है वो क्या है, किससे जन्म ले रही है लाइफ? डीएनए से, हाँ, ठीक है। डीएनए से ये पूरी बॉडी बनी है, ठीक है। वैसे तो इंसान के लिए तो काफी चीजें होती हैं, लेकिन हाँ डीएनए भी उनमें से एक है। सिंपल सीधी बात है ना, होती तो काफी चीजें है, लेकिन सब चीजें बनी किससे है? डीएनए से बनी। इस नाखून में भी डीएनए है। हाँ वो तो है, पूरे जितना हम बैठे हैं ना, एक स्किन का टुकड़ा भी छूट के गिरेगा, डीएनए है उसमें भी, ठीक है। तो डीएनए से इंसान की लाइफ बनी हुई है, और ये जो इंसान के लिए डीएनए ही उसका अमृत है, कह सकते हैं इस बात को एक तरीके से, क्योंकि जीवन तो हमें इसी से मिला हुआ है, ठीक है। और उस डीएनए की एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल है कि हाँ ये इतने सालों तक चलेगा। वो होता है ना कि जैसे बैटरी में एक वो किसी चीज़ के अंदर एक बैटरी सेल लगाओ, ठीक है, कि हाँ भाई इसकी लाइफ इतनी ही चलेगा, ये आप इसको हटा के जब ख़त्म हो जाएगा इसको रिमूव करके दूसरा सेल लगा सकते हो, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे साथ ऐसा नहीं है, बट पहले ऐसा रहा हो 100%, क्योंकि पहले जब हम देखते हैं तो जो राजा थे वो कई हजार सालों तक राज किया करते थे। इवन यहाँ तक कि जो राजा दशरथ थे, भगवान राम के जो पिता थे, उन्होंने भी कई हजार या लाखों सालों तक राज किया था। उनकी उम्र ही कई हजारों सालों में थी। तो अब मेरे दिमाग में यहीं से एक थ्योरी बनी खुद की, क्या हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं और हमारे जितनी भी स्टोरीज लिखी गई हैं, क्या वो हमें स्टोरीज के थ्रू, इन स्टोरीज के थ्रू क्या डीएनए और लाइफ के क्या कहते हैं कि जो कोर साइंस, मतलब लाइफ का जो कोर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो फाउंडेशन है, उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे? मे बी, क्योंकि जो 2 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, उन्होंने उनको स्नेक से नोटिफाई करा, मतलब स्नेक से दिखाया, ठीक है। अब स्नेक्स कहाँ रहते हैं उन्होंने बताया? अंडरग्राउंड, मतलब पृथ्वी के सबसे निचली सतह में, सबसे जो कहें कि पृथ्वी का या इस लोक का जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है, वहां रहते हैं। सबसे अंदर आपको नागलोक मिलेगा, ठीक है। डीएनए इंसान की बॉडी में कहाँ होता है? सबसे डीप, मतलब कि बहुत ही ज्यादा, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे ना तब दिखाई देगा वो। एग्जैक्टली इंसान के शरीर के सबसे अंदर, मतलब अगर ये उंगली काटेंगे और तब इसके सबसे अंदर डिवाइड काटते जाएंगे, सेल काटेंगे और तब जाके वो मिलेगा क्वांटम लेवल पे जिसे कहेंगे भाई, तब मिलेगा डीएनए एक, ठीक है। मतलब डीएनए को हम विजिबली देख तो नहीं सकते, बट हाँ तब जाके डीएनए मिलेगा। तो मतलब अगर इस शरीर को मैं एक प्लेनेट मानूं तो इस प्लेनेट का पाताल लोक में डीएनए रहता है। तो मैंने ये थ्योरी जब सोची और दिमाग मेरा हिल गया, मैंने कहा कि क्या हमको हमारी बॉडी के बारे में बताने के लिए ही ये कहानियां बनाई गई हैं? अच्छा, तू कह रहा है कि जो पाताल लोक जो बात होती है, हाँ, वो हम खुद ही हैं,
वो हमारी बॉडी में ही है। और पाताल लोक में कहा गया है कि जो नाग है, सर्पेंट्स हैं, जो भी सब कुछ है, वो डीएनए की फॉर्म जो हमें दिखाई देती है मूर्तियों में, जो सांप ऐसे क्रॉस हो गए हैं, वो हमारी बॉडी में ही हमारे डीएनए के रूप में मौजूद है। हाँ, इंसेन भाई। तो एक थ्योरी तो ये है, तो काफी ज्यादा माइंड बेंडिंग है ना कि भाई देख, उन्होंने बोला कि नाग कहाँ रहते हैं, पाताल लोक में रहते हैं। मतलब एक प्लैनेट का जो डीपेस्ट पार्ट है, सबसे आंतरिक हिस्सा, वो पाताल लोक है। ठीक है, अगर मैं स्नेक्स को डीएनए मानूं, ठीक है, तो डीएनए पाताल लोक में है, सबसे गहरे हिस्से में। ठीक है, इंसान के शरीर में डीएनए कहाँ मिलता है? उसके सेल्स के अंदर। इंसान के शरीर का सबसे गहरा हिस्सा, मतलब जिस चीज से शरीर बना हुआ है, ठीक है, मसल्स हैं, ब्लड है, फैट है, सारी चीजें हैं, जब हम उनको डाइसेक्ट करते जाएंगे तब हमें सेल्स के अंदर डीएनए मिलेगा। ठीक है, सेल्स से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मसल्स बनती हैं, मसल्स से फिर बॉडी बनती है पूरी। ठीक है, फिर अगर हम रिवर्स ऑर्डर में जाएं, ठीक है, मसल्स के बाद टिश्यू आया, टिश्यू के बाद सेल्स आया, सेल्स के बाद डीएनए, और डीएनए बना हुआ है सारे क्रोमोसोम्स एंड ऑल दैट, इन सब चीजों से। मैंने ये चीज सोची अपने दिमाग में, क्या ये इस तरीके से हमें कुछ बताने की, समझाने की कोशिश करी जा रही है कि एक ह्यूमन की उत्पत्ति कैसे होती है, एक इंसान की उत्पत्ति कैसे होती है? क्योंकि शायद कैम्बोडिया कोई टेम्पल है या इंडिया कोई टेम्पल है जिसपे एक ह्यूमन फीटस के डेवलपमेंट की पूरी साइकिल दिखाई गई है, जिस तरीके से दीवारों पे और टेम्पल वॉल्स पे नक्काशी करते हैं ना, उस तरीके से। तो उस तरीके से पूरी नक्काशी करके वो दिखाई गई है, एक ह्यूमन फीटस के डेवलपमेंट की साइकिल। और वो मॉडर्न साइंस में ह्यूमंस को कब पता चली? जब अल्ट्रासाउंड का हमने इजाद किया, जब अल्ट्रासाउंड का इन्वेंशन हुआ तब हमें पता चला कि एक एम्ब्रियो कैसे फीटस के अंदर डेवलप होता है, कि अगर एक स्पर्म एंटर होता है ओवम के अंदर और फिर ओव्यूलेशन साइकिल चलती है, फिर ओव्यूलेशन साइकिल कंप्लीट होने के बाद एक पूरा एम्ब्रियो क्रिएट होता है, फिर एम्ब्रियो से पूरा जो फीटस है, वो ह्यूमन फीटस वो बनता है। वो पूरी जो साइकिल है वो उस वॉल के ऊपर दिखाई गई है। हाँ, ये इमेजेस हैं, बट ये कंप्लीट इमेजेस नहीं दिख रही हैं शायद मेरे को। ये कोई तमिलनाडु का कोई टेम्पल है। एंटायर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वाज नोन टू एंशिएंट इंडियंस। इट्स डिस्क्राइब्ड इन गर्भ उपनिषद। गर्भ उपनिषद लिखा हुआ है पूरा हमारे यहाँ पे। इनसेन। रिटन बाय वैदिक सेज पिपलादा या पिपलादा। ठीक है, वो वाली इमेज खोलना जो वहाँ पे लिखी है ह्यूमन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ओके, ये स्पर्म है, फिर वो क्या कहते हैं ओवम है, फिर स्पर्म घुस गया ओवम में, फिर यहाँ से ये क्या कहते हैं एम्ब्रियो बना है। हाँ, ये पूरा है तो पूरी स्टेजेस हैं। ठीक है, एम्ब्रियो बना है, एम्ब्रियो से फिर फीटस डेवलप हो रहा है, फिर वो पूरी साइकिल है, फिर वो दिखाया गया है पूरा नेक्स्ट स्टेप, और फिर उसके बाद डिलीवरी हो रही है विमेन की। ये देख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही स्टेप्स हैं। वो 9 स्टेजेस में दिखाया गया है क्या होता है। 9 मंथ्स ही लगते हैं। हाँ, इनसेन। तो अब तो यार मतलब क्या कहें, मैं तो स्पीचलेस हूँ। मैं कैसे समझूँ अब इस चीज़ को। अब ये बताना कि अल्ट्रासाउंड का इन्वेंशन कब हुआ था, टाइप कर इस पे। ठीक है, अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी वॉज नॉट इन्वेंटेड बाय अ सिंगल पर्सन बट रादर इवॉल्व्ड from military, industrial and scientific breakthroughs. Its root trace back to Paul
Langwin's World War I sonar, which was later adapted for medical diagnostics in the 1940s by Austrian neurologist Karl Dusek and modernized for obstetrics in the 1950s by Ian Donald. ठीक है, तो मतलब कि मेडिकल पर्पसेस के लिए 1940s में अडेप्ट कर लिया गया था ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था कार्ल डसेक. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, चलिए इसमें ये भी देख ले. सबसे पुरानी जो है जिसमें ना एक केस हुआ था डोपलर्स का, वो डबल वाले किड्स हो जाते हैं ना वो. हाँ, तो उसको ट्रैक करने के, ब्लड फ्लो ट्रैक करने के लिए तब इन्होंने 1842 में एक मशीन बनाई थी जो खाली वो ट्रैक करती थी, उससे थोड़ा बहुत पता लगाते थे ये लोग. ओके. तो जो सबसे पुरानी दिखी है अभी ये 1842 में. 1842 में? हाँ. इनसेन. ठीक है, अभी मैं इस पे देखता हूँ कि when got to know about the... और सही में इस अल्ट्रासाउंड को बनाने में बहुत ही लोगों ने अपना रोल प्ले किया है, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब आज के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा इसकी टेक्नोलॉजी इतनी हाई डेवलपमेंट हो चुकी है भाई. ठीक है, तो जो ह्यूमैनिटी अंडरस्टूड द फुल फीटल साइकिल इन 2 मेजर वेव्स. द स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वाज चार्टेड इन द 16th and 17th centuries, while the functional chronology from fertilization to birth, जो टेम्पल वॉल्स पे दिखाया गया, from fertilization to birth, was fully realized in the late 20th century with the invention of ultrasound. तो जब अल्ट्रासाउंड का इन्वेंशन हुआ था ना, तब ह्यूमंस को, मॉडर्न साइंस को पता चला था कि ठीक है, जो फुल फर्टिलाइजेशन साइकिल है, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ, कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस डेवलप, वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही पता चला था. क्योंकि बिना अल्ट्रासाउंड के हम तब तक इंसान के शरीर के अंदर झांक के नहीं देख सकते थे कि अंदर चल क्या रहा है. तो ये चीज टेम्पल वॉल्स पे कैसे आ गई? क्या दिव्य दृष्टि सच में होती है, या उनके पास फिर ऐसी आईज रही होंगी, उनकी नजरें, जो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, दिव्य दृष्टि. क्या दिव्य दृष्टि सच में? दिव्य दृष्टि का खाली मतलब ये नहीं है कि मैं आंखें बंद करूं और कहीं दूसरी जगह का देख सकूं. दिव्य दृष्टि का मतलब ये भी हो सकता है ना कि मैं जो मन चाहे वो देख सकूं. अगर मेरे पास पावर है किसी भी भारी चीज को उठा लेने की, मतलब कोई भी भारी चीज मुझे एक तिनके के समान महसूस होगी, तो जरूरी थोड़ी ना है कि मैं पत्थर ही उठाऊंगा. क्या पता मैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स को उठा लूं. सही बात है ना. तो जरूरी नहीं है कि दिव्य दृष्टि का मतलब, दिव्य दृष्टि का मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि हाँ, किसी भी तरह से मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ. जैसे कि एक तो मुझे दिव्य दृष्टि तो होती थी ना पहले. अब महाभारत का पूरा युद्ध देख लो, उन्होंने कैसे, संजय ने देखा. हाँ ठीक है, तो वो जो तो थी ना, वो धृतराष्ट्र को पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे वहां बैठ के. हाँ. तो अब जैसे एक मैंने सेंट थे, उनके बारे में सुना था. तो उनके पास जाके ऐसा होता था कि कोई भी अगर इंसान उनके पास जा रहा है और उनके शरीर में किसी भी तरह की कोई बीमारी है, कुछ है, किसी भी तरीके से वो परेशान है, तो ना वो लड़की थी शायद वो, ठीक है, वो आंखें बंद करके और उस इंसान की तरफ देखती थी और बता देती थी कि तुम्हारे शरीर के इस हिस्से में दिक्कत है. और लोग उससे पूछना कि तुम कैसे बताते हो, तो वो ये कहती थी कि जब मैं एक इंसान को देख लिया, उसके बाद मैं आंखें बंद करके जब उसकी तरफ देख रही होती हूँ, तो मुझे उसका शरीर नहीं दिखता, मुझे एक इंसान की आकृति दिखती है. ठीक है, और एक पूरे एनर्जी फील्ड दिखता है. मतलब बॉडी की जगह मेरे को एक एनर्जी दिख रही है जो ह्यूमन बॉडी की शेप में है, और उस ह्यूमन बॉडी के अंदर जिस जगह कोई भी दिक्कत या समस्या हो सकती है, वहाँ पे मुझे
लाल कलर का कुछ डिस्टरबेंस दिखाई देता है, लाल कलर का कुछ एनर्जी का क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन दिखाई देता है कि वहाँ लाल एनर्जी क्या कहते हैं ना कि या तो इकट्ठा हो रखी है इस तरीके से। हाँ, जो चीज़ उसके शरीर में ज़्यादा दर्द या पेन कर रही होगी तो वो हिस्सा उसको लाल दिखाई देता था। हाँ, वो ऐसे बताते कि तुम्हारे इस शरीर के इस हिस्से में कुछ दिक्कत समस्या है। और प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा ड्रास्टिक होती थी वो कलर उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देता था। जैसे कि हल्की प्रॉब्लम है तो लाइट रेड दिखाई देगा, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है तो वो जो कलर रेड है वो बहुत ज़्यादा डार्क दिखाई देगा। इस तरीके से होती थी वो चीज़ें। तो भाई जैसा कि अभी तक हमने डिस्कस करा कि ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद मैं खोजते खोजते पहुंचा एक बड़ी ही फैसिनेटिंग चीज़ पे जिसका क्या कहते हैं नाम है नाका केव। नागा केव, नागा नहीं नाका, NAKACAVE, नाका केव। यस। अब ये क्या है? केव्स हैं ये भी? खोलो तो ज़रा फोटोज़। अरे भाई ये क्या है? बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, वो भी इसके स्नेक्स किल्स वाले। अब जैसे इसको खोल दो, इसको, हाँ, ये कैसा लग रहा है देखने में? ये ऐसा लग रहा है कि कोई सांप कुंडली मार के बैठा है। ठीक है, और वो पत्थर में कन्वर्ट हो गया। हाँ, वो पत्थर बन गया। ठीक है, ये तो ऐसे स्ट्रक्चर्स मुझे कभी कभी उसकी याद दिलाते हैं, जैसे तूने मूवी देखी ट्रॉल? ट्रॉल मूवी नहीं है? वो बड़े बड़े जाइंट्स रहते हैं, वो जो अभी लेटेस्ट आ रखी है वो। हाँ, उसके 2 पार्ट हैं। नहीं वो नहीं देखी मैंने। देखियो, दोनों देखियो। उसमें ऐसा होता है कि वो ट्रॉल्स मतलब कि वो ऐसे बींग्स रहते हैं बड़े बड़े, हाँ हाँ, है ना, जिसकी बात होती है ना कि जाइंट्स थे, हाँ हाँ हाँ, वो ऐसे रहते हैं, लेकिन वो होते हैं ऐसे कि पत्थर की फॉर्म में होते हैं वो। ओके। उनका दिल वो पत्थर का होता है। हाँ, तो वो अपने आप को जब गहरी नींद में जाते हैं ना तो अपने आप को पत्थर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसे बैठ जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई पहाड़ है, चट्टान है, पता नहीं चलेगा कि वो आदमी है कि पत्थर है। अच्छा, वो तो जब तुम उसको छेड़ोगे, उठाओगे या कुछ करोगे हलचल, तब वो उठेगा। तो अभी जैसे स्क्रॉल करेगा ऐसा ही लग रहा है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि हाँ, एक स्नेक है। अगर तुमने इसको छेड़ा तो ये उठ जाएगा। मतलब दिखने में तेरे को कंफर्म है ना? तो बिल्कुल कि कंफर्म है। तू देख के यही बोल रहा है कि हाँ, ये जो इसके बॉडी पे जो पैटर्न्स बने हुए हैं वो स्नेक के स्केल्स हैं। हर तरीके से तेरे को ये लग रहा है ये स्नेक है। हाँ, क्योंकि ये है ना कि देख रहा है दरारें पड़ रखी हैं उसमें, ठीक है। अब वो पत्थर उसमें चिपका हुआ है, वो ऐसा लग रहा है कि अगर पत्थर स्नेक ना होकर अगर पत्थर है ना तो वो गिर जाएगा नीचे, लेकिन वो उसमें अटका हुआ है। तो ये दरारें तेरे को ऐसा लग रहा है कि ये नेचुरली बनी है कि क्या लग रहा है तेरे को इन दरारों को देख के? भाई नेचुरली तो ऐसी नहीं बन सकती, क्योंकि ये किस शेप में बनी हुई है? जिस तरीके से स्नेक की बॉडी होती है पूरी, हाँ। उसी शेप में सारी की सारी, क्योंकि पैटर्न ही वही है। पैटर्न ही वही है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, अभी चल तू और देख, तू फिर इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ तेरे को इसके बारे में। अरे भाई, ठीक है, यहाँ पे कहीं हेड होगा उसका, सांप का। ये इस पे तेरे को आंखें वगैरह दिख रही है कहीं पे? कोई क्लियर पिक्चर देख इसके, इस स्नेक के हेड की। नहीं ये नहीं है, बैक जा, यहाँ से बैक जा, ठीक है। आई थिंक सो ये है, ये देखो जरा। अरे भाई, इसे खोलो, इसे देख के बताओ कि इसका ऊपर का जबड़ा नीचे का जबड़ा अलग ही दिख रहा है। पता चल रहा है अलग, साफ साफ। ठीक है, अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, ये देख, ठीक है। पूरा मतलब बिल्कुल स्ट्रक्चर, फेस वाइज स्ट्रक्चर ही वैसा बन रखा है भाई उसका, है ना। और मेरे को तो देख के ये महसूस हुआ था कि भाई ये ऐसा है कि किसी सांप को पत्थर में तब्दील कर दिया हो किसी ने। ये बिल्कुल शराब दे दिया किसी ने, है ना। हाँ, शराब देके पत्थर का बना दिया। ये है कहाँ? थाईलैंड में है। थाईलैंड में, ठीक है। अब जरा बैक जा, इसका वो फेस नहीं मिल रहा यार मेरे को भाई। थाईलैंड की तो बहुत ही ज्यादा मतलब फोकलर्स वैसे ही वो है, मशहूर है, ठीक है। हाँ हाँ, ये है, खोल इसको। अब बताओ भाई, इस पत्थर को देख के क्या लग रहा है? ये ऐसा लग रहा है ड्रैगन। मतलब ये वो सांप का ही हिस्सा है, बट इसमें तेरे को आंख वाँख सब कुछ क्लियर हो रही है ना, ठीक है। साइंस पता है इसको लेके क्या कहता है? जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो पत्थरों के ऊपर रिसर्च वगैरह करते हैं, केव्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, वो इसको लेके ये बोलते हैं कि ये
कई हजार कई सौ सालों की बारिश की वजह से हुए एरोजन और हवा के चलने की वजह से हुए पत्थरों के ऊपर इम्पैक्ट और कटाव से, बारिश की वजह से हुए कटाव से ये चीजें बनी है। इम्पॉसिबल भाई, ऐसा क्योंकि वो ये भी नहीं कहते कि ये कोई एंशिएंट टाइम का बनाया हुआ स्कल्पचर है, वो ये कहते ही नहीं है, क्योंकि वो स्कल्पचर जैसा दिखता ही नहीं है, उस तरीके की सफाई ही नहीं है उसमें। ठीक है, वो ये कहते हैं कि ये तो जी बन गया जी, प्राकृतिक रूप से बना है। ठीक है, बट इसके जो बारे में फेमस कहानी है वो ये है इस एरिया के बारे में कि कहानी बनाने से पहले, सबसे तो फैसिनेटिंग बताने से पहले तो फैसिनेटिंग ये है कि इस जगह का नाम है नाका केव्स। ठीक है, अब नाका और नागा में सिर्फ एक जी और के का फर्क है, तो मे बी इट इज बिकॉज कि थाईलैंड के जो लोग हैं वो नागा को नाका प्रोनाउंस करा हो उन्होंने उस टाइम पे, तो इसलिए नागा की जगह नाका हो गया, क्योंकि है तो जो दिख रहा हमें है तो वो एक बड़ा सर्प ही, कोई भी बता देगा, एक नाग ही है वो बड़ा। अब इस जगह की कहानी ये है भाई कि ये जो है ये फू लंगका नेशनल पार्क के अराउंड लोकेटेड है थाईलैंड के अंदर। ठीक है, और इसके बारे में कहानी ये है भाई कि यहाँ पे एक राजकुमार रहता था, मतलब एक किंगडम था पूरा बड़ा यहाँ पे, उस किंगडम का एक राजकुमार था, राजा का बेटा। तो राजा के बेटे को ना यही किंगडम के पास की एक लड़की बहुत सुंदर खूबसूरत होती है, वो पसंद आ जाती है, उस लड़की को भी राजकुमार बहुत पसंद आ जाता है। दोनों मिलते हैं जुलते हैं, दोनों में प्रेम होता है। ठीक है, और दोनों फैसला करते हैं कि अब हम दोनों एक साथ रहेंगे। ठीक है, लेकिन समस्या ये आ जाती है कि उस किंगडम के राजा के साथ नागों का एक कहे कि समझौता था। ठीक है, उस जगह पे कि इंसान और नाग आपस में कभी भी किसी तरीके का कोई मिलन नहीं कर सकते, प्रेम विवाह कुछ नहीं होगा। वो लड़की थी, उस लड़की ने अपना असली रूप दिखा के लड़के को बताया कि मैं नाग हूँ, मैं नाग सिविलाइजेशन की हूँ। ठीक है, लेकिन अब दोनों फैसला कर चुके थे कि रहना तो साथ में ही है। तो होता क्या है कि उस जो लड़की थी, उस लड़की के जो पिता थे उनको पता चल जाता, जो नाग पिता थे उनको पता चल जाता, नागराज। हाँ, अब नागराज कहें या जो भी रहे होंगे वो, ठीक है, तो उनको पता चल जाता है एंड वो उस पूरे किंगडम पे हमला कर देते हैं, उस पूरे किंगडम को जला के तबाह करके राख कर देते हैं। और ये जो लड़का लड़की है ये पास की ही एक केव में जाके छुप जाते हैं और वहीं इनकी पूरी ज़िंदगी बसर चलता है सब कुछ। तो इस जगह से जुड़ी हुई ये कहानी है। ठीक है, और फिर कई सालों बाद लोगों को ये, मतलब आज मॉडर्न टाइम में फिर ये क्या कहते हैं स्नेक का स्कल्पचर मिला। अब इसे देख के ऐसा लगता है कि ये कोई स्नेक है जो बहुत लंबे समय से ऐसे पड़ा पत्थर के रूप में फॉसिलाइज्ड हो गया या पत्थर बन गया है ना। ये तूने बोला कि शराब दे के पत्थर बना दिया, क्या पता ऐसा ही हो भाई, शराब दे दिया पत्थर का बना दिया हो, है ना, हो सकता है भाई। क्योंकि भाई ये बहुत ही मतलब इंसेन लेवल की तो कारीगरी है इसमें, अगर कारीगरी करी गई है। बट जो जिन्होंने भी रिसर्च करी है वो यही बोलते हैं कि इसमें कोई ह्यूमन कारीगरी के निशान हमें नहीं मिलते, ये कोई स्कल्पचर नहीं है, ना कोई मूर्तिकार ने ये मूर्ति बनाई है। ठीक है, और वो ये कहते हैं कि ये तो नेचुरली ही फॉर्म हुआ है। ये जो क्रैक्स तुम दिख रहे हो, ये जो पैटर्न्स तुम्हें दिख रहा है, ये स्केल्स नहीं है, ये क्रैक्स वगैरह हैं जो नेचर के इम्पैक्ट की वजह से डेवलप हुए हैं इसके अंदर। एक ऐसा भी होता ना कि कहते हैं कि ह्यूमन माइंड जो है हर चीज़ में शेप्स ढूंढता है, लेकिन अब इसमें शेप्स ढूंढने वाली क्या चीज़ है? वो शेप खुद चीख के कह रही है कि मैं नाग हूँ। हम बना थोड़ी रहे उसमें, वो तो खुद कह रही है मैं नाग हूँ भाई। हाँ, तो इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई कि कोई साइंटिस्ट है बराबर में खड़ा हो कहेगा
ये पत्ते ये हवा से कटा है, इसमें पानी पड़ा है तब ये ऐसा बना है। एग्जैक्टली। अब सिंपल सी बात है ना कि दीवार पे एक गोला बना हुआ है, तो अब मेरा दिमाग थोड़ी सोच रहा है कि वो गोला है, वो तो गोला बना हुआ है, वो गोला ही खुद कह रहा है मैं गोला हूँ। हाँ, लेकिन अगर वो हो कि एक टेढ़ा मेढ़ा कहीं से कुछ कहते हैं ना, दीवार पे सीलन आ जाती है, दीवार पुरानी हो गई, वहां पे मुझे अजीबोगरीब में खुद से ही दिमाग शेप्स बना रहा है, लाइंस जोड़ रहा है, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन ये तो पूरा दिख रहा है भाई, स्नेक का फिजिकल फॉर्म दिख रही है उस चीज की, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर जो एनाटॉमी होती है पूरी वो दिख रही है भाई। लेकिन जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है इसके ऊपर, जो जियोलॉजिस्ट वगैरह ने करी है, वो कहते हैं ये तो नेचर से बना है जी। अच्छा, अब एक चीज और है थाईलैंड में, ठीक है, इसको कहते हैं नागा फायर बॉल्स। ओके, ठीक है। अब ये जो होती है, ये होती है मेकोंग रिवर में। ऐसा है कि ये काफी ज्यादा पुरानी स्टोरी नहीं है, ये रियल टाइम की है, मतलब कि लोग जाते हैं वहाँ पे, हजारों रिसेंट टाइम की है ये। हाँ, कि हजारों की संख्या में हर साल लोग जाते हैं। अक्टूबर के महीने में ऐसा होता है कि जो मेकोंग जो रिवर है उसमें से अक्टूबर के टाइम में बड़े बड़े क्या जो भी शेप्स रहती हैं उनकी ऑर्ब्स नदी से निकल के ऐसे ऊपर हवा में जाते हैं, आसमान में जाते हैं चमकते हुए। हो इनसेन। और एक दो नहीं, हजारों लाखों ऑर्ब्स। और वो मतलब किस टाइम पे देख पाते हैं लोग उन्हें? रात के टाइम पे छुप के देखना पड़ता है उन्हें? नहीं, लोग आते हैं भाई उसको स्पेशली देखने के लिए। क्या वो उनका टूरिज्म है, वो उनका। हाँ, इनसेन यार। और वहाँ के जो लोकल्स हैं उनका बिलीफ है कि मतलब कि अंडर वाटर जो उस जो नदी है उसके अंडर वाटर केव में एक नागों का देवता रहता है। अच्छा, हाँ, इसमें मैं पढ़ भी पा रहा हूँ जिसमें लिखा कि द मेकोंग रिवर मिस्ट्री ऑर्ब्स वाइडली नोन एज नागा फायरबॉल्स और बैंग फाई फायानाक। हाँ, वो फायानाक बोलते हैं उसको, जो नागों का किंग है ना वहाँ पे, उसको फायानाक बोलते हैं। कि वो शूट करता है आसमान की तरफ। और आर ग्लोइंग रेडिश पिंक बॉल्स ऑफ लाइट दैट राइज नेचुरली फ्रॉम द मडी वाटर्स ऑफ द मेकोंग रिवर। दे साइलेंटली ascend dozens of meters into the air before vanishing and are primarily observed along a 100-kilometer stretch between थाईलैंड एंड लाओस। अच्छा, और थाईलैंड और लाओस के बीच के जो 100 किलोमीटर का एरिया सिर्फ उसी में ही दिखाई देते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट क्या कहते हैं उस चीज को, कि ये बोलते हैं कि ये मार्श गैस यानी कि मीथेन गैस के ऑब्स हैं। ओके, द लीडिंग साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज दैट द फायर बॉल्स आर कॉज्ड बाय combustible gases such as methane that bubbled up from the river's organic sediment and ignite. Other theories include free-floating plasma orbs or ball lightning, though these do not fully explain their precise timing and seasonal predictability. मतलब इनका कोई precise time नहीं है, कुछ नहीं है, कभी भी निकल जाती हैं ये। तो वो कह रहे हैं कि ये फायर बॉल्स हैं जो निकलती हैं नदी से और आसमान में जाके गायब हो जाती हैं। देख ऐसे। ओके, इनसेन। तो ये चीज़ें यार बहुत ही मतलब अनएक्सप्लेनेबल है। ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, और इतने रहस्य से भरी हुई है कि एक इंसानी जीवन कम है उन सारे रहस्यों को समझने के लिए, जानने के लिए, और सुलझाने की बात तो बहुत दूर की रही। सो आज इसी रहस्य के साथ हम मिलते हैं आप लोगों से अगले हफ्ते। फिर से ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक्स के साथ हम आएंगे आपके पास बात करने के लिए। और तब तक के लिए बाय। सपोर्ट करो, कमेंट करो नए वीडियोस के लिए, आप क्या सुनना चाहते हो, किस बारे में सुनना चाहते हो। और पिछला 1 मंथ कई सारे लोगों ने हमें बोला कि पुराने पॉडकास्ट आप क्यों डाल रहे हो। दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि हम नई चीज़ें ढूंढ रहे थे और हमने अपना स्टूडियो भी थोड़ा शिफ्ट किया है। एग्जैक्टली। तो हम नई चीज़ें ढूंढ रहे थे, हम कुछ नए गेस्ट को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप बताओ कि आपको कितना मज़ा आएगा और कैसा लगेगा कि हम किसी और गेस्ट को बुलाएं और जो और इन डीप और इन डेप्थ बात करे इन्हीं तरह की मिस्ट्रीज के बारे में हमसे, और फ्री फ्लोइंग इसी तरीके से 1, 1.5, 2 घंटे हम बात करेंगे। एंड प्लीज़ डू कमेंट, डू सजेस्ट
टॉपिक्स फॉर वीडियोज एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक. बाय बाय.